हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब में। आई होप आप लोगों ने आज का दिन एंजॉय किया होगा और हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से कब तक रहा, कौन कौन राजा है इसमें, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इसकी सामाजिक व्यवस्था और व्यापारिक व्यवस्था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास को भी नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुषाण वंश को एंड कर दिया था। उसी के आगे से हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य में क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें उनका रीज़न पता करना होगा, यानी कि इन लोगों का अधिकार क्षेत्र या राज्य क्षेत्र कहाँ तक था। तो जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये एरिया देखिए, यहाँ पे तीन का एरिया डिफाइन किया। तीन मतलब चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम का जो अधिकार क्षेत्र था या राज्य क्षेत्र था, वो कहाँ तक सीमित था? लगभग उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, इन सब क्षेत्रों में, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक सीमित था। इधर अरुणाचल प्रदेश के आसपास लगभग। तो ये अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र था जो चंद्रगुप्त प्रथम के अधिकार क्षेत्र में था। इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, जिन्होंने काफ़ी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करी, भारत के कई राज्यों को अपने उसमें मिलाया है, अधिकार क्षेत्र में पाया है। तो इनका क्षेत्र कहाँ तक, ये देख सकते हैं आप लोग, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान और इवन अफगानिस्तान में भी। और ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, इधर ये पूरा जितना कलिंग, पल्लव यानी दक्षिण तक इन्होंने विजय प्राप्त की है। या अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्ध है कि जो व्यक्ति उत्तर में शासन कर रहा हो और यहाँ इतनी दूर दक्षिण तक विजय प्राप्त करे, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि समुद्रगुप्त के लिए। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इनका शासनकाल कहाँ था? तो यानी इन लोगों ने इस इस अधिकार क्षेत्र को तो बना ही रखा है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात भी विजय की, गुजरात और मालवा, इनको भी क्या किया, जीत लिया। ऐसा नहीं था कि मतलब इन्होंने इस क्षेत्र को नहीं जीता, ये तो इनके पास ऑलरेडी अधिकार क्षेत्र में थे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ तक भी अपना अधिकार क्षेत्र कर लिया था। तो अब देखिए, इन तीनों के बारे में इसलिए मैंने बता दिया इनका अधिकार क्षेत्र, क्योंकि ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मेन गुप्त अगर डायनेस्टी की बात करेंगे तो तीन जो राज्य हैं, यानी तीन राजा जिनका कार्यकाल सबसे इम्पोर्टेंट रहा है, वो कौन कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो देखिए, गुप्त वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो ये थे श्रीगुप्त। ठीक है, ये कौन थे? श्रीगुप्त। ये राजा ना होकर ये क्या थे? ये अधीन थे। किसके अधीन थे? अभी हम लोग अगली स्लाइड पर देखते हैं। ये स्वयं अभी राजा नहीं थे, पूर्ण रूप से राजा नहीं थे, परंतु गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो किसका नाम आएगा? श्रीगुप्त का। ठीक है, ये स्वतंत्र राजा नहीं थे, ये किसी राजा के अधीन थे। किसके अधीन थे उनकी बात हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। तो ये पॉइंट याद करिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाए तो कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का उदय कहाँ हुआ है? तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी। और कौशाम्बी कहाँ? प्रयागराज के पास। ठीक है, प्रयागराज जानते हैं ना, इलाहाबाद, आप लोग, नाम बदलकर प्रयागराज हो गया, उसी के पास तो कौशाम्बी है, वहाँ पर तीसरी शताब्दी में हुआ था। मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकाटक वंश और पूर्व में गुप्त वंश प्रमुख हैं। ये तीनों समकालीन हैं लगभग। ठीक है, एक साथ लगभग इन वंशों का उदय हुआ है। नाग शक्ति, नागासेन जिसे कहते हैं, नागासेन नहीं, सॉरी, नाग शक्ति और वाकाटक और गुप्त वंश, इन तीनों का लगभग समकालीन रहे हैं। तो अभी इन लोगों का आपस में क्या है, युद्ध भी होता है, उन सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मैत्री भी हुई है, विवाह भी आपस में हुआ है मैत्री के लिए। इन सब के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये है अजंता की चित्रकारी गुप्त वंश के समय की। ठीक है, तो इस स्लाइड को देख लीजिएगा। देखिए, गुप्त वंश में जो है चित्रकारिता अपने चरम पर थी। ठीक है, यहाँ पर शिल्पकारी और चित्रकारी, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे स्तर पर हो रही थी, इनको संरक्षण मिला हुआ था राजा की तरफ से। तो हम लोग बात करते हैं श्रीगुप्त की, जो कि इनके पहले संस्थापक या पहले राजा हुए। तो इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 240 से 280 ईसा पूर्व तक। प्रभावती गुप्त, तो ये प्रभावती गुप्त कौन है? ये आगे आने वाले गुप्त वंश के राजा की पुत्री हैं। किस राजा की पुत्री हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उनका ही एक पूना में ताम्र अभिलेख पाया गया है, जिसमें श्रीगुप्त को क्या कहता है? आदि राज, आदि राज कहकर पुकारा था। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा।
तो देखिए मैंने अभी कहा ये स्वतंत्र राजा नहीं थे, ठीक है, स्वतंत्र राजा नहीं थे। तो ये क्या थे, भारत शिवों के अधीन थे, ठीक है। और जो अधीन थे, मतलब अधीन का मतलब क्या काम करते थे, सामंत का काम करते थे। सामंत जैसे मंत्री पद एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं वर्तमान में, तो ये सामंत का काम करते थे उस समय। जो केपी जायसवाल इतिहासकार का मानना है, क्या मानना है, कि ये सामंत जो है उसमें महाराजा की उपाधि रखते थे, तो ये एक सामंत के तौर पर कार्य करते थे भारत शिवों के अधीन, ठीक है। तो ये आप लोगों को पूछा था, क्या पूछा था, इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, महाराजा की, क्योंकि ये स्वतंत्र राजा नहीं थे, ठीक है। उस समय जो महाराजा कौन लोग उपाधि धारण करते थे, जो सामंत हुआ करते थे। इसके अलावा इत सिंह, जो कि एक चीनी यात्री है, ठीक है, चीनी यात्री, तो वो भारत आया था, उसने क्या है लिखा है अपनी पुस्तक में, मृग सिखावन में बृहत मंदिर के निर्माण के लिए 24 गांव दान किए हैं। इस सिंह ने अपनी पुस्तक में यह उल्लेखित किया हुआ है। तो इसमें से आपको चारों पॉइंट एक बार फिर से देख लीजिए। पहली चीज है, संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त, शासनकाल 240 से 280। इसके अलावा प्रभावती गुप्त के पूना के ताम अभिलेख में क्या मिला है इनके लिए वर्ड, आदिराज। दूसरा, इसके अलावा इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की है, महाराजा की। और बात करते हैं इस सिंह के अनुसार क्या है, मृग सिभावन में बृहत मंदिर के लिए 24 गांव दान किए गए। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला और दूसरा है, ठीक है। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चौथा अभी तक एग्जाम में नहीं आया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर जानकारी के लिए आप लोग जरूर पढ़िए। इसके बाद आते हैं इनके पुत्र घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच अगले उम्मीदवार हैं गद्दी के, यानी कि मुन्ना भैया हैं। तो देखिए घटोत्कच ने क्या किया है, 280 से 319 ईसा पूर्व, तो इनका शासनकाल कुछ खास नहीं रहा, ये केवल गद्दी पर बैठे रहे, ठीक है। जैसे कुछ लोग अपने शासनकाल में कुछ खास नहीं करते तो उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, तो उन्हीं में से एक घटोत्कच थे। घटोत्कच के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो देखिए प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया। चूंकि प्रथम शासक थे नहीं, क्योंकि इनके पिता जो थे वो क्या थे, प्रथम शासक थे श्रीगुप्त, परंतु प्रभावती गुप्त के ताम्रलेख में क्या लिखा गया है, घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया। तो ये चीज़ भी याद रखने वाली, तो इस पॉइंट को आप लोग रिमाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। किसको कहा गया है, घटोत्कच को प्रथम। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। तो देखिए यहाँ से आपके इम्पॉर्टेंट किंग्स की बात हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया, घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम कहाँ तक राज्य जीत लिया था, उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि मेन इनका क्या था, मगध, ठीक है, मेन क्या था, मगध। तो देखिए पूर्व में मगध, पश्चिम में प्रयाग, दक्षिण में मध्य प्रदेश, यह सब क्या था, इनके अधिकार क्षेत्र में था चंद्रगुप्त प्रथम के। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब है, तो देखिए 319 में घटोत्कच की मृत्यु होती है, ठीक है, 319 में। और 320 से 335 ईस्वी तक कौन शासन करता है, चंद्रगुप्त प्रथम। और 319 और 320 के बीच में गुप्त संवत की शुरुआत भी किसने की है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो एक तरीके से उस समय फैशन बन गया था कि राजा आते ही एक संवत की शुरुआत करते, जैसे अभी शक संवत और विक्रम संवत की आप लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा करी थी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए राजा वही होशियार होता है जो या तो पावर, ठीक है, या तो पावर का यूज करके अपने आसपास के राज्यों को अपने अधीन कर ले, या फिर उनसे क्या कर ले, अलायंस बना ले। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें क्या होती हैं, अलायंस बिल्ड करना, मैत्री करना। तभी आप जो है अपने आसपास के, जैसे कि आज भारत को देखते हैं, ठीक है, तो भारत एक तरफ चीन से घिरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान से घिरा हुआ है। तो अगर इन लोगों के बीच मैत्री होती तो क्या हम लोगों को आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती, हम लोग चैन शांति से रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैत्री इन लोगों से नहीं है, अलायंस हम लोग की अच्छी बिल्ड नहीं है, इस वजह से हम लोग क्या है, मोस्टली परेशान रहते हैं, कभी डोकलाम विवाद होता है, कभी कुछ होता है। तो अलायंस बिल्ड होना जरूरी है। अब हमेशा युद्ध का खतरा बना रहता, तो भारत क्या करता है, भारत यहाँ से अगर अलायंस नहीं बन रही है तो रसिया से अलायंस बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा इजराइल से अलायंस बना रहा है कि वो ज़रूरत पर काम आए। तो इसलिए कहीं ना कहीं से आपको क्या है, अलायंस बिल्ड करनी पड़ेगी। तो इसी को अपनाते हुए श्रीगुप्त ने क्या किया है, लिच्छिव जो है, ये भी साम्राज्य है या रीजन कह सकते हैं, अधिकार क्षेत्र। तो उनकी जो राजकुमारी थी, देवी, कुमार देवी,
तो उनसे शादी करी है और लिच्छिप को क्या है अपने राज्य में मिला लिया है। सीधी बात है, जिसके पुत्री से आप विवाह करेंगे तो वो एक तरीके से आपके साथ तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, देखिए वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया है। लिच्छिव और मगध बहुत नज़दीक हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या है वैशाली को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया इसके साथ। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करी। तो इससे ये पता चलता है कि ये पहले स्वतंत्र शासक थे गुप्त साम्राज्य के। ठीक है, जो महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करता था वो क्या कहलाता था, जो स्वतंत्र शासक होता था या स्वतंत्र राजा होता था वहीं महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करता था। श्रीगुप्त ने कौन सी की थी, बताइए, महाराजा की। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की। इसके अलावा देखते हैं हम लोग, जब इन्होंने विवाह किया है तो ये सिक्का, स्वर्ण सिक्का जारी किया है, जिसमें कि ये कौन दिख रहे हैं आपको, चंद्रगुप्त प्रथम, और ये कौन है, राजकुमारी देवी, जो कि इनकी विवाह की स्मृति में बनाए गए थे। ठीक है, ये सिक्का जारी किया गया था। तो देखिए इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं स्लाइड में। तो पहला पॉइंट है कि श्रीगुप्त ने लिच्छवी की राजकुमारी देवी से, या कुमार देवी नाम है, कुमारी देवी, उनसे विवाह किया, वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कौन सी उपाधि धारण की है, महाराजा धिराज की। तो ये तीसरा पॉइंट भी आप लोगों को जरूर याद रखना है। और विवाह की स्मृति में अपने व राजकुमारी देवी के अंकन के क्या किए हैं, स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो इनके पुत्र हैं समुद्रगुप्त, काफ़ी प्रसिद्ध, कुशल, योग्य, जितनी भी चीज़ें इनके लिए कहिए वो सब कम है। पूछे क्यों, क्योंकि जैसा कि आपने अभी मैप में देखा, ये देखिए कि इनसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम का रीजन कितना है, और समुद्रगुप्त के समय में लगभग आधे से ज़्यादा भारत क्या है, इवन भारत के बाहर भी गुप्त वंश का क्या है, साम्राज्य फैल चुका था। तो इससे मतलब ये पता चलता है कि ये कितने योग्य शासक रहे होंगे। तो इनके बारे में जो इतिहासकार विंसेंट हैं उन्होंने क्या शब्द यूज़ किया है इनके लिए, नेपोलियन की संज्ञा दी है। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने क्या समुद्रगुप्त को संज्ञा दी है, नेपोलियन को। नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा शायद। इसके अलावा हम लोग देखते हैं शुरुआत से चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त 335 में बैठा। जैसा कि मैंने बताया कि 320 से 335 तक कार्यकाल था किसका, चंद्रगुप्त प्रथम का। और उनके बाद 335 में कौन राजगद्दी पे बैठेगा, समुद्रगुप्त। इनकी राजधानी कौन रही है, पाटिलपुत्र। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने भी महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की क्योंकि ये सदन शासक थे। विंसेंट ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी। क्यों दी, मैं अभी बता चुका हूँ, लगभग आधे से ज़्यादा भारत विजित कर लिया है इन्होंने, इसलिए। देखिए समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों, देखिए जो नॉर्थ में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, आर्यावर्त। ठीक है, नॉर्थ के किंगडम को आर्यावर्त और साउथ के किंगडम को क्या कहा जाता था, दक्षिणावर्त। ये बात क्लियर है। तो दक्षिणावर्त के 12 शासकों को और आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया है इन्होंने। इसके अलावा देखिए जितने ही ये महान शासक थे युद्ध के क्षेत्र में, उतना ही ये इनका संगीत और कविता के विषय में भी इनकी काफ़ी रुचि थी। इनके समय में जो है संगीत काफ़ी फला फूला, और इन्होंने जो है स्वर्ण सिक्के जारी किए जिसमें वीणा बजाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, स्वर्ण सिक्के कैसे, वीणा बजाते हुए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि वीणा बजाते हुए किस राजा के स्वर्ण सिक्के जारी हुए, तो कौन है, समुद्रगुप्त। और इनके बारे में हमें जानकारी समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से मिलती है, तो ये जरूर क्वेश्चन याद रखिएगा, हरिसेन के इलाहाबाद प्रशस्त लेख से हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। ये बात क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इलाहाबाद प्रशस्त का या तो पूछ जाता है इलाहाबाद प्रशस्त लेख किसने लिखा है, तो क्या है, कवि हरिसेन। या तो पूछ जाता है समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से मिलती है। इस तरीके से क्वेश्चन मतलब आगे पीछे करके ये लोग बना सकते हैं, तो आपको याद रखना। तो इसमें पॉइंट एक बार हम लोग फिर से कैचअप करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, कब गद्दी पर बैठे हैं, 335 ईवी। इसकी राजधानी कौन सी है, पाटिलपुत्र। ठीक है, उपाधि कौन सी ग्रहण करी है, महाराजा धीराज की। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विंसेंट किसने, विंसेंट स्मिथ ने क्या संज्ञा दी है, नेपोलियन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद करना ही करना है। इसके अलावा 9 शासक आर्यावर्त यानी उत्तर की दिशा के, और 12 दक्षिण। ठीक है, 12 राज्य दक्षिण के हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस साइड का, कवि हरसेन के इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख में हमें क्या है, समुद्रगुप्त के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। तो इस चीज़ को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा।
चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये क्या है, ये भी चंद्रगुप्त के समय की एक मोहर है। ठीक है, तो आप लोग इस मोहर को देख लीजिए। देखिए किस तरीके से इनकी बनावट होती थी। कला कला के मामले में जो गुप्त वंश है उसमें कला अपने चरम पर थी। ठीक है, एक सुनहरा काल कहा जाता है कला के लिए इसे, गुप्त वंश को। बात करते हैं, देखिए इसके आगे 360 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ करके पूरे भारत को विजित करके अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। मतलब लगभग पूरा भारत इन्होंने विजित किया है। अभी जैसा मैंने बताया था, समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। इन्हें कविराज की संज्ञा दी जाती है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कविराज की संज्ञा किसे दी जाती है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये कौन है, समुद्रगुप्त। ये पॉइंट अभी तक देखिए एग्जाम में आया नहीं है, बट हो सकता हो आगे के एग्जाम में आ जाए, तो इसको देख लीजिएगा। काव्यालंकार में समुद्रगुप्त के लिए क्या वर्ड यूज किया है, चंद्र प्रकाश। ठीक है, काव्यालंकार क्या है, पुस्तक है, उसमें क्या वर्ड यूज किया गया, चंद्र प्रकाश। अब देखिए हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त के पुत्रों के बारे में। तो जितना महान राजा पर पुत्र क्या उतने महान हैं, तो अभी हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। ठीक है, रामगुप्त रामगुप्त के विषय में क्या जानना है पहले वो देखते हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या जानना है। तो रामगुप्त जो हैं इनके बड़े पुत्र थे और चंद्रगुप्त द्वितीय इनके छोटे पुत्र थे। तो देखिए जैसे जितना महान शासक हुआ है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, उतने ही कायरता के निशानी कौन है, रामगुप्त। इन्होंने क्या है, अपनी युद्ध में हारने पर अपनी पत्नी का नाम क्या था, ध्रुव सामनी। ठीक है, संधि के तौर पर ध्रुव सामनी को क्या किया है, भेंट कर दिया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है, इनके जस्ट विपरीत थे, यानी अपोजिट थे। तो इन्होंने क्या किया है, ध्रुव सामनी की भेष में, ठीक है, साड़ी पहनकर ध्रुव सामनी के भेष में क्या जाते हैं, ये वहाँ महल में जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। उसके बाद क्या है, इसी चीज की वजह से ये अपने बड़े भाई को क्या कर देते हैं, मार देते हैं और स्वयं गद्दी पर बैठ जाते हैं। इसके बाद ये क्या है, ध्रुव सामनी से विवाह भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक कायरता का प्रतीक है और एक सूरवीरता का प्रतीक है। तो अब सीधी सी बात है, जब इनकी हत्या कर दी है तो अब गद्दी पर कौन बैठेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की देखिए मोहरे हैं उस समय की। ठीक है, इनको देख लीजिए आप लोग। इन्होंने क्या है, परम भागवत की उपाधि ग्रहण की है, किसकी, परम भागवत की। इसके अलावा इनका शासनकाल कब से कब तक है, 375 से 415 ईस्वी तक। बात करते हैं इनकी राजधानी क्या थी। देखिए पाटलिपुत्र पिछले समुद्रगुप्त के समय में भी रही, और इनकी भी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। और दूसरी राजधानी इन्होंने क्या बनाई है, उज्जैनी। ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेज जब आए थे तो उनकी गर्मी की राजधानी अलग थी और ठंडी की राजधानी अलग थी। ठंड में, गर्मी के समय उनकी राजधानी क्या हो जाती थी, शिमला। ठीक है, शिमला में अपनी राजधानी बना लेते थे, क्योंकि उन लोगों को भाई ठंडे मौसम में रहने के आदी हैं। और ठंड में क्या हो जाता था, उनकी राजधानी चेंज हो जाती थी। तो ये चीज़ है, सेम बड़ा साम्राज्य है, तो उसको क्या है, टेक ओवर करने के लिए दो राजधानी बनाई गई, एक पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैनी। बात करते हैं इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है शकों ने क्या है, परेशान करके रख दिया था। जो गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा परेशानी खड़ी करने वाले वो कौन है, शक। ये समय समय पर युद्ध किया करते थे। तो उसी को इन्होंने क्या किया, शकों को खदेड़ कर शक राज्य का क्या है, अंत कर दिया। और कहाँ तक वापस भेज दिया, बाल्टिक तक। बाल्टिक देश, अब बाल्टिक देश कौन है, आप लोगों ने नाम काफ़ी बार सुना होगा। ठीक है, एक बार मैप में भी सर्च मार लीजिएगा, बाल्टिक देश समझ में आ जाएगा। इसके बाद कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या है, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये विक्रमादित्य के नाम से बहुत फेमस थे। हालांकि इस बारे में थोड़ा सा इतिहासकारों में आपस में विभेद है कि ये वही विक्रमादित्य हैं या दूसरा। तो अभी इस चीज़ के ऊपर भेद है। हालांकि लोग, अधिकतर इतिहासकारों का मत यही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से ख्याति मिली है। ये देखिए, ये इनका एक स्वर्ण सिक्का है जो जारी हुआ था। ये कौन बैठे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड पर। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रसिद्ध दरबारी कौन कौन से थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और जितने भी नाम हैं ये अपने आप में एक महान विभूति रहे हैं। ठीक है, जितना वर्तमान में वैज्ञानिकों का या किसी भी कलाकार, चित्रकार
का जो सबसे बेस्ट वर्जन आप लोग देखेंगे तो वो किस समय का पाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का। अभी से लेकर मतलब वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान से लेकर अगर हम लोग जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है तो अपने एशिया में अगर मैं बात करूँ या अपने भारत में बात करूँ तो सबसे बेस्ट वर्जन जो है वो कौन है, इन्हीं लोगों का। तो देखिए जैसे कालिदास, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, महाकवि, वराहमिहिर का नाम सबने सुना होगा, ठीक है। बैताल भट्ट, धनतरी, शंकु, घटकरपर, छपड़क, अमर सिंह, आर्यभट्ट, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त। तो देखिए जैसे कि न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आज से कई साल पहले किसने सिद्धांत दिया था, ये ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है। किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने। इसे बाद में किसने दिया है, न्यूटन ने। तो ब्रह्मगुप्त का मान्य नहीं है बट न्यूटन का मान्य है क्योंकि उन्होंने काफी राइट कराया। इसके अलावा शूद्रक भी काफी बड़े राइटर थे, ठीक है। आर्यभट्ट का तो आप लोग जानते ही हैं, पाई की खोज, जीरो की खोज, सबसे बड़ा मैथ में योगदान इनका रहा है। बाकी अमर सिंह का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, छपड़क का भी, धनतरी। इन जिनका नाम आपने नहीं सुना है उनके बारे में आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा, आप लोग इनके बारे में भी जानकारी पूरी मिल जाएगी। बात करते हैं, चीनी यात्री फायान भी इसी काल में आया, पर वो फायान क्या यहाँ पर आया था, आया तो पूरे भारत में घूमा था, पर उसने मोस्टली लिखा किसके बारे में है, हर्षवर्धन के, ठीक है, हर्षवर्धन के। तो हर्षवर्धन किस साम्राज्य से आते हैं या किस वंश से आते हैं, पुष्यभूति, पुष्य भूति। तो अभी हम लोग अगली क्लास में उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे किया है, नाग वंश की राजकुमारी से विवाह किया। तो इन्होंने भी समुद्रगुप्त की तरह क्या है, अलायंस बिल्ड किए हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रादमन द्वितीय से किया। तो देखिए नाग वंश से भी इन्होंने अलायंस कर ली, वाकाटक वंश से भी अलायंस कर ली। इसके अलावा इनका जो पुत्र था, ठीक है, उसकी भी इन्होंने विवाह एक राजवंश के साथ की, वो जो हम अगली मतलब स्लाइड पर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए चंद्रगुप्त के शासन काल में गुप्त वंश क्या था, अपने चरम पे था। क्यों था, क्योंकि देखिए पहले से ही ऑलरेडी समुद्रगुप्त काफी कुछ जीत कर गए, और बचा हुआ गुजरात जो था यानी मालवा, वो किसने विजित कर लिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और वो किसकी वजह से, नागवंश की वजह से, और वाकाटक नरेश। देखिए वाकाटक नरेश से जो अपनी पुत्री का विवाह करने की वजह क्या थी, जब शक जो है परेशान कर रहे थे, ठीक है, शकों का हमला हो रहा था, तो उनको अकेले खदेड़ना थोड़ा सा कठिन कार्य था। तो उसी के लिए अलायंस बिल्ड करना बहुत जरूरी था। तो इन्होंने क्या किया है, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया है रुद्रादमन द्वितीय से, और उनके साथ मिलकर शकों को भारत से बाहर खदेड़ दिया है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं स्लाइड में। तो ये कुछ नाम है जो आप लोग एक बार पढ़ लेने हैं, कौन कौन से दरबारी हैं इनके, ठीक। मोस्टली नाम आता है कालिदास का, बरहमीर का, और अमर सिंह हैं, आर्यभट्ट, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त और धनतरी, ठीक है। इतने नाम तो आपको याद रखने हैं जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में दरबारी हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए अलायंस किससे बिल्ड की है, नागवंश से, क्योंकि नागवंश की राजकुमारी से विवाह किया है। और अपनी पुत्री का विवाह प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे किया है, देखिए वही प्रभावती गुप्ता हैं जिनका क्या मिला है, अभिलेख मिला है, पूना अभिलेख, रिद्धपुर अभिलेख, काफी अभिलेख इनके मिले हैं। और इनका विवाह किससे हुआ है, वाकाटक नरेश रुद्रादमन द्वितीय से। इज इट क्लियर। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चरम पर रहा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब हम लोग आते हैं इनके पुत्र, किसके बारे में, कुमार गुप्त प्रथम की बात करते हैं। तो कुमार गुप्त का शासनकाल कब तक रहा है, 413 से 455 ईसा पूर्व। तो देखिए जहां तक अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय तक, ठीक है, तभी मैंने तीन राजा का मेन उल्लेख मैप में भी किया, क्योंकि यहाँ तक क्या है, शासनकाल अपने आप में एक काफी मजबूत ढांचा रहा है, ठीक है। इनका राज्य था बहुत मजबूत था। ये इन्होंने क्या है, देश मतलब अपने राज्य को टूटने नहीं दिया। इसकी वजह क्या है, धीमे धीमे राज्य को बढ़ाया है, साम्राज्य की विस्तार की नीति थी। परंतु इनके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो भी शासक आए हैं वो इतने मजबूत नहीं थे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, जैसे पहले के शासनकाल में हुआ कि छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया, जो भी इनके अधीन थे वो स्वयं की सत्ता अपने आप क्या है खड़ी कर लेते हैं। तो वही चीज अब इनके समय में भी शुरू हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके लिए क्या वर्ड यूज किया गया, महेंद्रादित्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। इन्हों सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इस पूरी स्लाइड में वो है
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो क्वेश्चन कई बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? कुमारगुप्त प्रथम ने। इसके अलावा हम लोग देखते हैं गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले हैं? कुमारगुप्त के। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं बट आ सकता है। इनके शासनकाल में शांति एवं समृद्धि थी। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट साइड पर। देखिए उनका समय चला गया, अब आते हैं स्कंदगुप्त। कह सकते हैं ये अंतिम राजा थे जिनके बारे में हम लोग क्या है ठीक से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इनका शासनकाल भी कुछ हद तक क्या था, मजबूत रहा है। इसके बाद जितने भी राजा रहे हैं उन्होंने क्या किया है, सिर्फ पतन की ओर गया है। यहाँ तक क्या था, उन्नति। और इसके बाद अब स्कंदगुप्त के बाद जितने भी राजा हैं सब काफी कमजोर रहे हैं, अयोग्य रहे हैं, जिस वजह से पूरा गुप्त वंश क्या है, पतन की ओर उन्मुख हो गया है। बात करते हैं गुप्त स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहा है। अहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त के लिए सक्रोपन शब्द यूज हुआ है। तो सक्रोपन का मतलब क्या होता है, ये जानकारी करिएगा आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है। इसके अलावा स्कंदगुप्त ने सर्वप्रथम पुष्यमित्र, तो पुष्यमित्र कौन है? प्रभाकर वर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, इन सबका आपने नाम अगर नहीं सुना तो अभी अगली क्लास में सुनेंगे। तो ये सब क्या है, पुष्यभूति, पुष्यमित्र के वंश के हैं। तो ये एक वंश था पुष्यमित्र वंश। तो ये उन्हीं को क्या किया है, स्कंदगुप्त ने हराया है, ठीक है। और हर्षवर्धन का तो नाम सभी ने सुना होगा लगभग, जिसके समय में फायान आया है। तो ये किसके वंश के हैं? पुष्यमित्र के। तो उनके प्रथम राजा कौन है? पुष्यमित्र। उन्हीं को किसने हराया है? स्कंदगुप्त ने। बात करते हैं मंदसौर अभिलेख से क्या मिलता है। वाकाटक नरेश ने मालवा पर अधिकार कर लिया, जिसे पुनः स्कंदगुप्त ने जीत लिया है, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के समय की, देखिए जब कमजोर पड़े हैं स्कंदगुप्त तो क्या हुआ है, वाकाटक नरेश ने मालवा पर जीत लिया है, अधिकार कर लिया है, परंतु स्कंदगुप्त ने क्या है, पुनः वापसी कर ली है, यानी कि पुनः उसको अपने राज्य को वापस मिला लिया स्वयं में। देखिए सुदर्शन झील का नाम तीसरी बार आ रहा है, मैंने कहा था 3 बार कम से कम तो आएगा, तो ये तीसरी बार है, इसके बाद मुश्किल है अब आए। तो ये आपको तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो कि याद रखना है कि इसका पुनरुद्धार किसने करवाया है? स्कंदगुप्त ने। एक्चुअली ऐसा था कि जब इनसे पहले शासनकाल में क्या है, बाढ़ आ गई थी, बाढ़ की वजह से ये सुदर्शन झील पूरी तरीके से टूट गई थी। तो उसी का पुनरुद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। अभी जैसा कि उत्तराखंड में झील थी वो टूट गई थी, ठीक है, उसी तरीके से ये भी क्या है, ये सुदर्शन झील का भी जो किनारा था बाढ़ की वजह से टूट गया था, जिसका पुनरुद्धार कराने का काम किसने किया है? स्कंदगुप्त ने। इससे पहले निर्माण किसने कराया है और उसको पुनः जीर्णोद्धार किसने कराया है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं। उन दोनों का आप क्या है नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इनके काल में हूणों का आक्रमण हुआ, ठीक है। तो हूण एक काफ़ी आक्रामक जनजाति है, ठीक है, जिससे लगभग सभी राजा परेशान थे भारत के। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया, स्कंदगुप्त के समय पे भी हूणों का आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त ने इतनी बुरी तरीके से हराया है इनको कि अगले 50 वर्षों तक ये भारत में वापस ही नहीं आए। ये विदेशी थे और ये 50 वर्षों तक भारत में इन्होंने क्या है, वापसी नहीं की है। गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था। तो मैंने जैसा कहा कि इसके बाद क्या है, सिर्फ पतन हुआ है गुप्त वंश का। तो यहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट है सारे डायनेस्टी आपको याद, मतलब इस डायनेस्टी में जितने भी किंग हैं यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर से इसको एक बार स्लाइड को देख लेते हैं। स्कंदगुप्त के लिए सक्रोपन शब्द यूज हुआ है। इन्होंने पुष्यमित्र को हराया, क्वेश्चन आता है पुष्यमित्र को किसने हराया है। इसके अलावा वाकाटक नरेश ने मालवा पर अधिकार किया, जिसे पुनः स्कंदगुप्त ने जीत लिया है, ठीक है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ? स्कंदगुप्त पे, ठीक है। और अंतिम शक्तिशाली राजा कौन थे? स्कंदगुप्त। अब हम लोग चलते हैं, देखिए इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कुमार गुप्त तृतीय, ठीक है, कुमार गुप्त तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। और अंतिम प्रमुख शासक की बात करें तो भानुगुप्त, ठीक है, कौन थे? भानुगुप्त। इनके समय में कौन है? एरण अभिलेख मिला है, एरण अभिलेख। और एरण अभिलेख से हमें सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी मिलती है। जैसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सती प्रथा की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो है एरण अभिलेख से। और एरण अभिलेख किसके समय का है? भानुगुप्त, जो कि गुप्त वंश के हैं और गुप्त वंश के अंतिम प्रमुख शासक हैं। अंतिम शासक नहीं, अंतिम प्रमुख शासक। अंतिम शासक कौन है? कुमारगुप्त तृतीय। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या है, इसकी क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी वरना,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जितने भी प्रशासनिक, सामाजिक, व्यवहारिक और व्यापारिक इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपके स्लाइड में 2 वीडियोज़ आ रही होंगी जो कि आप देख सकते हैं जाकर पिछली क्लासेस की। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्विज़ वाली वीडियोज़ को देखना मत भूलिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्विज़ की वीडियो, जिससे पता चलता है आपकी तैयारी कितनी हो रही है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।